हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हमारी तांडव सीरीज की यह है दूसरी क्लास है और जीके जीएस को हम 30 दिनों में जो पूरा करने का टारगेट बनाया है, इसमें आज दूसरी क्लास करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप क्लास पर नए हैं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको वीडियो देखने के अंत में यदि लगे कि कंटेंट अच्छा है, मेहनत की गई है, तो हमारी मेहनत के लिए जो है एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हो सके तो आप जो ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की यह क्लास है, इसमें दोस्तों बहुत ही खतरनाक मैंने जो है कंटेंट इसमें शामिल किया है। एक एक जो है क्वेश्चन के साथ में 10-10 फैक्ट शामिल किए हैं, जो कि पूरा का पूरा टॉपिक कवर करता है। इस प्रकार से 25 क्वेश्चन में 25 टॉपिक तक कवर हो जाते हैं, तो 25 प्रश्न के अंतर्गत कम से कम 200 प्रश्न कवर होते हैं। चलिए देखते हैं। आपके सामने जो पहला प्रश्न है, एक सेकंड, हम जो है जी नहीं, चलिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? दोस्तों, वैदिक युग जो है हम जानते हैं 1500 ईस्वी से लगाकर के 1500 ईसा पूर्व से लगाकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का समय क्या कहलाता है? वैदिक युग कहलाता है। और उसमें जो है 4 वेदों की रचना की गई थी। उनमें से कौन सा ऐसा वेद है जो प्राचीन वैदिक युग की इसके बारे में, संस्कृति के बारे में बताता है? तो वो वेद दोस्तों कौन सा है? आपका ऋग्वेद जो है संपूर्ण इतिहास की जानकारी देता है। न सिर्फ संस्कृति के बारे में बात करता है, जबकि इतिहास की भी, भूगोल की भी, राजनीति, जितनी भी व्यवस्था थी, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में बात करें, यज्ञों की जानकारी मिलती है। सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया है, जिसमें जादू टोना, औषधियों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अब इस प्रश्न के आसपास के फैक्ट देखते हैं। इसके दोस्तों फैक्ट देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा यदि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा कि ऋग्वेद जो है वह हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है। आपसे पूछा जाए वेद त्रयी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये जो शुरुआत के 3 वेद हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। यानी कि आपका जवाब हो जाएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर के तीनों को एक साथ क्या कहा जाता है? जो है आपका वेद त्रयी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद जो है शामिल नहीं है। आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो दोस्तों ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? आपका आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। आपसे पूछा जाए ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था, तो आप क्या बताएंगे कि जो ऋग्वेद का पुरोहित होता था उसे होत्र कहा जाता था। क्या कहते थे? होत्र कहते थे। 9वां मंडल किससे संबंधित है? दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 9वां मंडल किससे समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल किससे संबंधित है? दोस्तों 10 मंडल में जो है 3 सूक्त हैं और 3 सूक्तों के अंतर्गत जो हमें एक सूक्त दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पुरुष सूक्त कहते हैं। और पुरुष सूक्त में जो है दोस्तों 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था होती थी, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इसमें नदी सूक्त भी है, नदियों के बारे में बताया गया है। 7वां मंडल जो है 10 राज युद्ध के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में? 10 राज युद्ध के बारे में जानकारी देता है, जो कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। तीसरे मंडल की बात करें तो इसमें हमें क्या देखने को मिल जाता है? दोस्तों गायत्री मंत्र का इसमें उल्लेख मिलता है। और इसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ये दोस्तों हमारा जो है यही तरीका रहता है। पूरे प्रश्नों में जो है इसी प्रकार के हम जो है प्रश्न आसपास के, तो एक प्रश्न में 10 प्रश्न लगभग कवर करने का प्रयास करते हैं। 25 प्रश्न में कम से कम 200 प्रश्न जो कंप्लीट हो जाए, मेरी यही अपेक्षा रहती है। और जो है 30 दिनों में लगभग जीके के वे फैक्ट जो बार बार पूछे जा रहे हैं, आपके हाथ से नहीं जाने चाहिए। अगर आपको ये पसंद आए तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अंत में। अगले प्रश्न की बात करें कि त्रिपिटक क्या है, तो दोस्तों त्रिपिटक जो किससे संबंधित ग्रंथ हुआ करते थे? ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हुआ करते थे। पिटक का मतलब होता है टोकरी, जिसमें जो है दोस्तों 3 ग्रंथों को शामिल किया गया है। कौन कौन से 3 ग्रंथ है? अगर बात करें दोस्तों त्रिपिटक में 3 ग्रंथ कौन कौन से आते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें जो आता है, एक विनय पिटक आता है। क्या आता है? विनय पिटक आता है। एक आता है आपका, दूसरा जो है यहाँ पर लिख देता हूँ, अभिधम्म पिटक आता है। अभिधम्म पिटक आता है। और एक जो आता है तीसरा, सुत्त पिटक आता है। सुत्त पिटक आता है। सुत्त पिटक में जो दोस्तों
दार्शनिक विचार दिए गए हैं वो शामिल किए गए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। इसमें जो है गौतम बुद्ध जी के उपदेश शामिल किए गए हैं और विनय पिटक में जो है संघ के नियमों को शामिल किया गया है। तो ये आपकी जो है जानकारी हो गई। चलिए फैक्टों की बात करते हैं। त्रिरत्न कौन कौन से हुआ करे दोस्तों? बौद्ध धर्म के अगर त्रिरत्न की बात की जाएगी तो कौन कौन से होते थे, ध्यान रखिएगा। प्रज्ञा, शील, समाधि, ये जो है दोस्तों 3 स्वर्णिम मार्ग के रूप में भी जाने जाते हैं। साथ ही साथ कभी कभी आपको जो त्रिरत्न में बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ भी देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन में यदि वो मिल जाते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध संगीतियों की बात करें दोस्तों तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो है वैसे महत्वपूर्ण संगीतियां कितनी हुई हैं? 4 हुई हैं। कौन कौन सी हैं? प्रथम संगीति की बात करें दोस्तों, यह जो है आपकी अजात शत्रु के समय पर हुई थी, अजात शत्रु के समय पर हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष की बात करेंगे, वो कौन थे? महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष हुए थे। दूसरी संगीत की बात करें दोस्तों, जो आपके शिशु नागवंश के शासक थे जिनका नाम था कालाशोक, इन्हें काकवर्ण भी कहा जाता है, इनके समय पर हुई थी। और इस संगीत की अध्यक्षता जो है सब्य कामीर द्वारा की गई थी, सब्य कामी द्वारा की गई थी। कामीर भी कहीं कहीं लिखा रहता है, सब्य कामी भी लिखा रहता है। तीसरी संगीत की बात करें, ये जो है चक्रवर्ती सम्राट अशोक के समय पर हुई थी, मौर्य काल में। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता जो है मोगली पुत्र तिस्य द्वारा की गई थी, मोगली पुत्र तिस्य के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। चौथी बौद्ध संगीत की बात करें दोस्तों तो ये आपकी राजा हर्षवर्धन के समय पर हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो कौन थे? वासुमित्र इसके अध्यक्ष हुए थे। इस प्रकार से हमने क्या देखा? चारों की चारों बौद्ध संगीतियां देखी और इनसे संबंधित जानकारी देखी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? दोस्तों लिंगराज मंदिर की बात करें तो ये भगवान शिव से संबंधित मंदिर है और ये कहाँ पर स्थित है? आपके भुवनेश्वर में स्थित है। और भुवनेश्वर कहाँ पर पड़ता है? ये आपका उड़ीसा में जो है देखने को मिल जाएगा। बीजा फिर आपको जो है कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। श्रवण बेलगोला जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पर समाधि ली हुई थी, कर्नाटक में स्थित है। बात करें इसमें तो है महाकाल मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत कहाँ पर? उज्जैन में जो है स्थित है। यह एक ज्योतिर्लिंग भी है। एहोल मंदिर कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? एहोल मंदिर जो है चालुक्य शासकों द्वारा बनवाए गए थे, कर्नाटक में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। मीनाक्षी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये फ्रेंड्स तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। कामाख्या माता मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपका असम में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अम्बुबाची का मेला भी लगता है और योनि पूजा होती है। जगन्नाथ मंदिर आपको कहाँ मिल जाएगा? तो उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। 4 मठ दोस्तों किसने बनवाए हुए थे? तो जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए हैं उन्होंने 4 मठ बनवाए थे। हालांकि कई जगह 5 भी देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आपसे 5 हो गई, जो कांचीपुरम मठ है उसको भी शामिल कर देते हैं कई बार। विट्ठलनाथ स्वामी कहाँ पर मंदिर स्थित है दोस्तों? ये भी आपका हम्पी में स्थित था और इसका निर्माण जो है विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो दोस्तों सुरक्षा प्रकोष्ठ मतलब इसे हम एक नाम और दे सकते हैं, घेरे की नीति भी कह सकते हैं, घेरे की नीति भी कह सकते हैं। ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स इतिहास का है, जरा समझिएगा ध्यानपूर्वक कि जो शुरुआत में जो अंग्रेज हुआ करते थे वह इस प्रकार की नीति अपनाते थे कि हमारे आसपास क्या हो जानी चाहिए, ऐसे हमारे दोस्त शासक बन जाएं कि आक्रमण हो तो पहले इन पर हो और हम सतर्क हो जाएं। तो यहाँ पर ऐसे अंग्रेज बस गए। तो इस प्रकार की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? यह नीति फ्रेंड्स जो है लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा अपनाई गई थी। वॉरेन हेस्टिंग नहीं है भाई, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा जो है अपनाई गई थी। लॉर्ड हेस्टिंग जो है 1820 के आसपास इसका शासन रहा है, 1820 से 22 के समथिंग इसका शासन रहा है। चलिए इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि पहली बार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय पर की गई थी? तो उस टाइम पर जो है दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग हुआ करते थे और यह न्यायालय आपका 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था फ्रेंड्स? कलकत्ता में बनाया गया था। इसमें जो है एक न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। हड़प्पा नीति किसने प्रस्तुत की थी? तो फ्रेंड्स ये आपकी 1848 में लाई गई थी, जो कि डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। दूसरा सिख युद्ध दोस्तों किसके समय पर हुआ था? तो आपके जो ये आपके हुआ करते हैं हेनरी लॉरेंस के समय पर हुआ था। और हेनरी लॉरेंस कौन थे? कोई गवर्नर जनरल नहीं थे, खतरनाक सैन्य अधिकारी हुआ करते थे जो कि पंजाब में दूसरे सिख युद्ध के समय पर तैनात थे।
रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई थी? तो दोस्तों रीड प्लस मुनरो द्वारा जो है इसके जनक कहे जाते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के। महालवाड़ी व्यवस्था ये आपकी हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी द्वारा जो है लाई गई थी। सहायक संधि व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई थी? ये फ्रेंड्स है आपके वेलेजली द्वारा लाई गई थी। ये जो है 1798 के आसपास लाई गई थी। सालाबाई की संधि दोस्तों जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो 1782 में इसी संधि के तहत जो है सालाबाई की संधि के तहत आंग्ल मराठा युद्ध की मतलब रोका गया था, 1782 में हुई थी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसमें देखा हमने ये चौथे क्वेश्चन की जो है डिटेल देखी। अगली बात करते हैं और अगला बात है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो फ्रेंड्स अमृतसर जो है उनकी राजधानी होती थी। ये कैसी राजधानी थी? लेकिन ध्यान रखिएगा धार्मिक राजधानी हुआ करती थी। लाहौर इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स रणजीत सिंह की बात करें, आपसे यहाँ से पूछा गया प्रश्न है ये किस मिसल से संबंधित होते थे? MPPSC 2022 या 21 का प्रश्न जा करके देखिएगा। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो ये फ्रेंड्स आपकी ये संधि जो हुई थी ये 1909 के आसपास ये संधि हुई थी और जो मैट का हुआ करते थे और रणजीत सिंह उनके मध्य में हुई थी। कौन सी मिसाइल से संबंधित है? ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। यह जो है सुकर चकिया मिसाइल से संबंधित होते थे। सुकर चकिया क्या है दोस्तों? मिसाइल जो है सिख धर्म में 12 मिसाइल हुआ करती थी। उन 12 मिसाइल में से जो एक मिसाइल थी जिसका नाम था सुकर चकिया मिसाइल, उसी के उत्तराधिकारी कौन हुए थे? रणजीत सिंह हुए थे, जिन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। इनकी सेना दोस्तों अंग्रेजों के बाद जो है सबसे शक्तिशाली दूसरे नंबर पर इनकी सेना आती थी। अंग्रेजों को टक्कर देने की क्षमता थी इनके पास में। फ्रेंड्स शुरुआत में इनके पास में जो कोई खास शक्ति नहीं हुआ करती थी, परंतु एक बार जो है अफगानिस्तान के राजा हुआ करते थे उन्होंने क्या कर दी? तोपें वापस कर दी नदी से निकला करके, चूंकि नदी में उनकी गिर गई थी वो छोड़कर चली गई थी। तो उस बात से प्रसन्न होकर के इन्हें जो है सिंध मुल्तान वाला क्षेत्र दे दिया। लेकिन अफगानिस्तान का क्षेत्र ढलता गया, मतलब उनके वहां के शासक कमजोर होते गए। अंत में जो अफगानिस्तान के शासक थे वो इसे कोहिनूर हीरा देते हैं रणजीत सिंह को और उनसे अपने राज्य की रक्षा करने के लिए सैन्य सहायता मांगते। तो कोहिनूर हीरा किसने दिया था? रणजीत सिंह को। तो अफगानी शासकों द्वारा दिया गया था। अहमद शाह अब्दाली के जो वंशज हुआ करते थे। मजबूत सैन्य शक्ति। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो आपसे पूछे दोस्तों क्या बताएंगे कि सिखों के प्रथम गुरु नानक देव थे। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव जो थे ये सिखों के 5वें गुरु थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका जो ये कोंकण तट नहीं होगा, मालाबार नहीं होगा, कोरोमंडल तट आपका जो है सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर इस प्रकार से आप यहाँ पर मैप में बना दो इस प्रकार से ये मैप, तो ये क्या हो जाएगा आपका पश्चिम का तटीय मैदान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पूर्वी तटीय हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल का जो तटीय मैदान है उसे भोंगा तट कहते हैं। उड़ीसा के ऊपरी भाग को उत्तरी सरकार निचले भाग को उत्कल तट। आंध्र प्रदेश को आंध्र तट भी कहते हैं, आंध्र तटीय। तमिलनाडु का जो तट है कोरोमंडल कहा जाता है। केरल के तट को मालाबार तट, गोवा कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट, महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट, गुजरात के तट को काकरापार तट कहा जाता है। चलिए एक एक की बात कर लेते हैं। काकरापार तट दोस्तों क्या है? जो गुजरात में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित होगा। कोंकण तट कहाँ पर है दोस्तों? जो महाराष्ट्र की सीमा है, कुछ मात्रा में इसे भी कर्नाटक भी शामिल हो जाता है। कन्नड़ तट जो है दोस्तों कर्नाटक का सीमावर्ती जो तटीय क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कन्नड़ तट कहलाता है। मालाबार तट जो है दोस्तों केरल के जो तटीय क्षेत्र है वो मालाबार तट कहलाता है। कोरोमंडल डालेगा यहाँ पर। तो कोरोमंडल तटीय मैदान कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु का तटीय मैदान है। और यहाँ पर दोस्तों क्या होती है? शीतकाल में यानी कि दिसंबर में ठंडियों के टाइम पर यहाँ पर वर्षा होती है। उत्कल तट जो है दोस्तों उड़ीसा का ऊपरी भाग कहलाता है, उड़ीसा में ही स्थित है। उत्तरी सरकार भी कहाँ पर स्थित है? ये भी पूर्वी हिस्से में उड़ीसा में ही पड़ता है। बोंगा तट जो है आपका पश्चिम बंगाल का जो तटीय भाग उसे क्या कहते हैं? बोंगा तट कहते हैं। तो क्या आपको ये बातें समझ में आई? दोस्तों ये रिवीजन क्लास है, यहाँ पर अधिकतम फैक्ट में कंटेंट रिवीजन करवाने की क्लास करता हूँ, समझाने की भी बात करता हूँ। चलिए अगली बात करते हैं कि भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? दोस्तों भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ये पृथ्वी के अंदर खोदने का कार्य करता है। भौगोलिक जो है भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है। रक्षा मंत्रालय भाई तो हो ही नहीं सकता, तो कौन हो जाएगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग हो जाएगा। चलिए इसमें फैक्टों की बात करते हैं। भारत में जो पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो अलेक्जेंडर कनिंघम हुए थे, कौन हुए थे? वैसे तो मैं देता हूँ कनिंघम। इन्होंने ही पहली बार जो है पुरातत्व कार्यालय की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जो है भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आपसे पूछे राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों वो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है वहीं पर जो है स्थित है
महाराष्ट्र में है वह केंद्र। महाबलेश्वर जो पहाड़ी है, क्या है भाई, महाबलेश्वर पहाड़ी पर क्या स्थित है, राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। वाल वित्तीय केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नीरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये पर्यावरण संबंधी संस्थान है जो कि नागपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नागपुर में स्थित है। जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है, ये आपका चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, भारत के अपने पड़ोसी देशों में मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा विस्तार को आरोही क्रम में लिखिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि बचपन में बीए मतलब किया था हमने, ऐसा कुछ याद कर लो भाई, मतलब बन जाए क्रम से लिखे हुए हैं। तो बा से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, चा से हो जाएगा चीन, पा से हो जाएगा पाकिस्तान, और ना से हो जाएगा नेपाल, में से हो जाएगा म्यांमार, बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। तो ये दोस्तों सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो आप क्या बताएंगे, बांग्लादेश की है। और सबसे छोटी सीमा किसकी है, अफगानिस्तान की है। लगभग ये कितनी पड़ती है, आई थिंक 4096 किलोमीटर पड़ती है। 1-2 किलोमीटर का अंतर हो तो फिर मतलब गलती हो सकती है, 4000 से मतलब ऊपर ही है। और सबसे छोटी कितनी है आपकी, 106 किलोमीटर है। बांग्लादेश के जो बीच में सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, त्रिपुरा शून्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपुरा शून्य रेखा कहा जाता है। चीन की सीमा रेखा जो है तो क्या कहलाती है, भारत चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा कहलाती है। पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। इस प्रकार से आपको चीजों को ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा भाई, चीन पहले नहीं आएगा, लेकिन बांग्लादेश भी तो पहले नहीं है। चीन के बाद बांग्लादेश नहीं आता है, ये बात गलत है। क्या पूछ रहा है, पहले आरोही क्रम पूछ रहा है, मतलब कि दोस्तों घटते से बढ़ते की ओर बताना है। आरोही मतलब पहले इतना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि छोटे से बड़े की ओर बताना है आपको। तो छोटा यहाँ पर सबसे क्या हो जाएगा भाई, नेपाल, ठीक है। नेपाल के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, चीन बाद में नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। नेपाल सबसे बाद में नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बांग्लादेश, ये वाले दो में से हो सकता है भाई, नेपाल पाकिस्तान चीन बांग्लादेश, पाकिस्तान नेपाल चीन बांग्लादेश, ये वाली गलत है। पाकिस्तान के बाद नेपाल नहीं आएगा, ये भी गलत। ये आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजिल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, एंजिल जलप्रपात ये आपका वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, वेनेजुएला देश में पड़ता है। चलिए और बातें करते हैं यहाँ पर कुछ। नियाग्रा जलप्रपात की बात करें दोस्तों, ये आपका यूएसए में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यूएसए में। जो आपकी कौन सी भाई, ह्यूरन और इरी झील है, ह्यूरन प्लस इरी झील है, इनके मध्य में जो है ये जलप्रपात आपका बनता है। चित्रकूट जलप्रपात बात करें दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और छत्तीसगढ़ में जो एक नदी है जिसका नाम है इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी पर यह जलप्रपात बनता है। और इसे लोकप्रिय रूप से क्या कहते हैं, भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा है, भारत में जो है यह है आपका सबसे जो है ऊंचा जलप्रपात है। और पूछे कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। नदी पूछे तो कौन सी नदी हो जाएगी, आपकी शरावती नदी हो जाएगी, इसे गारशोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, ये फ्रेंड्स आपका नर्मदा नदी के अंतर्गत जबलपुर में स्थित है और मध्य प्रदेश में आएगा। कुंचिकल जलप्रपात दोस्तों ये भी आपका कर्नाटक में ही पड़ती है। वो नदी कौन सी है भाई, ध्यान दे लेना को, तो कहाँ पर पड़ता है, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में पड़ता है। दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ पर पड़ता है, आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये भी आपकी कौन सी है, नर्मदा नदी में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, स्वेज नहर दोस्तों किसको जोड़ती है। तो मैं यहाँ पर अगर छोटा सा मानचित्र कहीं बनाने की बात करूँ भाई, क्वेश्चन तो नहीं लिखी हुई है, चलिए ठीक है, थोड़ी क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे मैं इस प्रकार से भाई मानचित्र छोटा सा कैसे बनाऊं, चलिए ठीक है, ऐसे मान लीजिए क्या है, तो ये मान लीजिए मैंने अफ्रीका बनाया है ऐसा, खतरनाक, ठीक है। और ये जो है हिस्सा आपका कौन सा भाई, सऊदी अरब वाला हिस्सा, ऐसे 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 भारत आ जाएगा और ये भूमध्य सागर हो जाएगा, इस प्रकार से यूरोप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या स्थित है, आपका भूमध्य सागर स्थित है। और ये कौन सा सागर है, यहाँ पर जो सागर पड़ता है, यहाँ पर थोड़ी सी जो मिस्र वाला देश है ना, उसकी इस प्रकार से जमीन पड़ती है, ऐसी पड़ती है। यहाँ पर जो सागर है उसे लाल सागर कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल जुड़ा हुआ था, लेकिन मिस्र की जमीन को काट करके इस प्रकार से एक नहर निकाल दी की, और इस नहर को क्या कहते हैं, स्वेज नहर कहते हैं। तो ये है आपका भूमध्य सागर और ये है आपका लाल सागर। तो किसको आपस में जोड़ती है, तो आप क्या बताएंगे, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है।
चलिए अगली बात करते हैं, पनामा नहर किसको आपस में जोड़ती है? तो दोस्तों पनामा नहर जो है ये आपको अटलांटिक अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगली बात करें कील नहर, दोस्तों ये जर्मनी की जमीन को काट करके बनाई गई है। किसको बनाई गई है? किसकी मतलब है कील नहर जो है जर्मनी की जमीन को काट करके बनाई गई है, याद रखिएगा। और यह जो है आपको जो है उत्तरी सागर प्लस बाल्टिक सागर को जोड़ने का कार्य करती है। चलिए अगली बात करें, इंदिरा नहर जो है दोस्तों ये आपके भाखड़ा नागल डैम पर बनी हुई है। भाखड़ा नागल डैम पर बनी हुई है और यह आपके कौन से राज्य के लिए लाभान्वित करती है? राजस्थान के लिए लाभान्वित करती है। भारत की जो है यह आपकी सबसे लंबी नहर भी है। चंबल नहर जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में ये बनाई गई है। चलिए अगली बात करते हैं, निम्न में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो फ्रेंड्स बात करें तो ये आपकी नॉर्वे की तटीय रेखा जो है विश्व में सबसे लंबी है। अगली बात करें, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों प्यासी भूमि का देश जो है किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्यों? वहां पर बहुत ज्यादा मरुस्थल है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स जो है इंडोनेशिया देश है, वो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, याद रखिएगा। अच्छा फैक्ट है। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? कनाडा जो है क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा देश है। विनिपेग किस लिए प्रसिद्ध है? ये फ्रेंड्स कनाडा में स्थित है और ये क्या है? गेहूं की विश्व प्रसिद्ध है मंडी है। क्या है? गेहूं की विश्व प्रसिद्ध मंडी है। कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। डाउन्स घास भूमि कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स ये भी आपकी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जो इंडोनेशिया की राजधानी है जिसका नाम है जाकार्ता। जाकार्ता, तो वहां पर जो है आपकी ये आसियान का मुख्यालय स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो फ्रेंड्स क्या हुआ था कि जैसे ही भारत को विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो वहां के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था क्लाइमेट एटली, उन्होंने तुरंत ही घोषणा कर दी कि अब जो है हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो चुकी है? कमजोर हो चुकी है। हम जो है उपनिवेशों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। विद्रोह की आवाज जो है बुलंद भी होने लगी है। इसलिए उन्होंने क्या किया? एक मिशन भेजा जिसे क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिशन कहा जाता है। और इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य हुआ करते थे। और कैबिनेट प्लान जो है 1946 में भेजा था, ये आ गया। और इसमें 3 सदस्य थे। पहले सदस्य की बात करें तो इसमें भाई एक तो थे पैथिक लॉरेंस थे। और दूसरे सदस्य जो है इसमें अलेक्जेंडर थे। अलेक्जेंडर थे इसमें। और एक थे स्टेफर्ड जो है क्रिप्स भी इसमें एक सदस्य थे। 3 सदस्य हो गए। चलिए अगली बात करते हैं, भारत की संविधान सभा द्वारा ही संविधान तैयार किया गया था। इसमें क्या क्या याद रखना है? और आपको तो आपसे पूछा जाए संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो आपका जवाब कितना होना चाहिए कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कुल महिला सदस्य कितनी थी संविधान सभा में, तो आपका जवाब कितना होगा? 15 सदस्य थी महिला। एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप क्या बताएंगे कि एक सदस्य होता था प्रति 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। संविधान के नहीं भाई सभा के, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। सभा यहाँ पर होगा बीच में, ध्यान रखना। संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो ध्यान रखिएगा VN राव साहब जो थे संविधान सभा के सलाहकार थे। सचिव कौन थे? तो ध्यान रखिएगा SVR जो आयंगर थे वो क्या थे? संविधान सभा के जो है सचिव थे। उपसभापति कौन थे? भाई साहब ये प्रश्न आ चुका 2020 में। उपसभापति कौन थे? फ्रैंक जे एंथोनी जो है ये जबलपुर से कई बार जो है क्या रह चुके हैं भाई, क्या नाम वो लोकसभा में जो है एक सदस्य वो बात पहले मनोनीत होता था, एंग्लो इंडियन में मनोनीत भी रह चुके हैं 5-6 बार। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों मुझे लगता है सबको प्रश्न पता होगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। अगर आपको याद रखना है तो आपसे पूछता है कि प्रारूप समिति गठन कब किया गया था, तो आप क्या बताएंगे कि 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर भीमराव जी थे। डॉक्टर भीमराव जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अन्य नाम क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसे जो है पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है।
पांडु लेखन समिति भी कहा जाता है, इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है और इसे जो है ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना है। कुल सदस्य कितने दोस्तों, अध्यक्ष सहित इसमें जो है कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। थोड़ा सा मैं वैसे लिख देता हूँ कि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें कितने सदस्य थे, 1 + 6 सदस्य थे, यानी 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। इसका कार्य क्या था दोस्तों, अगर कार्य की बात की जाए तो जो BN राव साहब होते थे, कौन होते थे, थोड़ा समझ लीजिएगा, कई लोग गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। BN राव साहब थे, ये क्या करते थे, संविधान का प्रारूप तैयार करते थे। क्या करते थे, थोड़ी सी और मैं थोड़ी समझ लूंगा, 5 मिनट में समझा दूंगा भाई संविधान कैसे बना था, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि 22 जनवरी 1947 को एक प्रस्ताव पारित होता है जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, स्वीकार कर लिया जाता है। सबसे पहले जो आता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, और उद्देश्य प्रस्ताव क्या थी, एक प्रकार की प्रस्तावना थी जिसमें लिखा हुआ था कि कौन कौन से टॉपिक संविधान में होने चाहिए कम से कम, और ये जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे पास करने के बाद इसी के जो भी टॉपिक उल्लेखित थे उनके अनुसार BN राव साहब ने क्या किया, दुनिया भर के संविधानों का जो वो काफी पढ़े लिखे थे भाई, बहुत ज्यादा, तो BN राव साहब ने क्या किया, संविधानों का अध्ययन करने के बाद जो है प्रारूप तैयार किया, छोटा सा प्रारूप लिखा, और उस प्रारूप को क्या किया, उस प्रारूप को जो है प्रारूप समिति के पास भेजा गया। कहाँ भेजा गया, प्रारूप समिति के पास। प्रारूप समिति ने जो है उस प्रारूप को क्या किया, देखा, स्वीकार किया, और प्रारूप समिति ने उस प्रारूप को जो है कहाँ पर भेजा, संविधान सभा में भेजा। संविधान सभा में सभी लोगों को एक एक कॉपियां दी गई हर प्रावधान की, उस पर क्या है विस्तृत चर्चा की गई, और अंत में जो है जिस भी प्रावधान पर बहुमत हो गया उसी को जो है अंतिम प्रावधान मान लिया गया और उसे संविधान में जोड़ दी गई। यही प्रक्रिया जो है अपनाई गई थी, बहुमत के आधार पर निर्णय दिए जाते थे। आपको समझ में आया। कुल सदस्य कितने थे, 6। इसका कार्य क्या था, प्रारूप की स्वीकृति देना और अंतिम रूप से कहाँ भेजना, संविधान सभा में भेजना, ये कार्य होता था। संघ है वो भाई, संघ शक्ति जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल जो नेहरू थे वो थे, और संघ संविधान समिति के भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे बात करते हैं। संविधान की पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था, दोस्तों भी तो बात की हुई है। इसमें कुल कितने सदस्य थे, याद रखिएगा 7 सदस्य थे। इसमें अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, सादुल्ला साहब भी थे, एक अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी थे, कन्हैया मणिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम ये भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे इसमें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन से सदस्य थे देख लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, यानी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक और मैं बता रहा हूँ। 29 अगस्त को क्या किया गया था, संविधान की प्रारूप समिति गठन किया गया था, लेकिन भीमराव साहब अध्यक्ष को बने थे 30 अगस्त को बने थे, याद रखिएगा। उसी दिन नहीं बने थे, कभी गलत मत कर देना कि 29 अगस्त को समिति बनी थी इसलिए उसी दिन अध्यक्ष 30 अगस्त को एक दिन बाद बने थे। मोहम्मद सादुल्ला ध्यान रखिएगा एकमात्र सदस्य थे जो कि मुस्लिम लीग से आए हुए थे। गोपाला स्वामी अयंगर ये भी सदस्य थे भाई, और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर एक का पूरा नाम होता है। KM मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ये सदस्य थे। DP खेतान दोस्तों पहले सदस्य थे, लेकिन बाद में उनकी क्या हुई, डेथ हो गई, तो उनकी जगह पर कौन आए थे, TT कृष्णाचार्य आए थे। और BL मित्तल साहब भी थे, इनकी भी डेथ हो जाती है तो उनके स्थान पर कौन आ गए थे, माधवराव आ गए थे। ये कौन थे, 7 सदस्य थे, आपको याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट समिति थी। अगली बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। फ्रेंड्स से 2 शब्दों में जो मैं समझाने का बात करता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। एक लिखा धर्म, मैं इसे तोड़ देता हूँ, और एक है निरपेक्षता, निरपेक्ष ऐसा लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष। धर्म का मतलब तो आप जानते हैं कि मतलब कोई धर्म जिस पर आप धर्म को मानते हो, और निरपेक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि धर्म से न्यूट्रल होना ही क्या है, धर्म निरपेक्षता है। यानी कहने का आशा है कि जो भी सरकारी कर्मचारी होगा, सरकार होगा, पुलिस होगी, वो धर्म से क्या रहेगी, उदासीन रहेगी। उसे धार्मिक क्रियाकलापों में जो है अपने व्यक्तिगत मामलों को हस्तक्षेप करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। और ये शब्द दोस्तों कहाँ पर उल्लेखित है, प्रस्तावना में उल्लेखित है। कहाँ पर उल्लेखित है, ये शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित है, जो कि धर्म से कोई भी देश जो है दोस्तों वो नहीं हो सकता है, उदासीन नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म का मतलब ही होता है, मैं कभी भी थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा भाई, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि वो श्लोक मुझे शायद भूल गया। जो धर्म का मतलब होता है कि धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचमिद्रिय निग्रह सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचमिद्रिय निग्रह
धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण होते हैं। एक, सच बोलना, पवित्रता को अपनाना, धैर्य रखना, विद्या का अर्जन करना, सत्य बोलना, और सत्यम क्रोधम, क्रोध का त्याग करना। ऐसे 10 धर्म लक्षण होते हैं। तो बताओ ये इतनी अच्छी जो बातें हैं, नैतिकता वाली बातें हैं, क्या इन बातों से कोई भी देश उदासीन रह सकता है? तो कहोगे नहीं रह सकता है। अगर धर्म से उदासीन होने का मतलब क्या है? इन 10 बातों से उदासीन होना। अगर इनसे उदासीन हो गया तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा? अनैतिक शासन हो जाएगा। इसलिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? इस शब्द को हटाया गया और इसके स्थान पर कौन शब्द जोड़ा गया? पंथ निरपेक्षता सही शब्द होता है। क्या होता है? पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता दोस्तों, पंथ मतलब होता है एक रास्ता, जो अलग अलग रास्ते के अनुसरण करने वाले अनुयायी हैं उनका साथ नहीं दिया जाएगा। तो ये बातें हैं। तो क्या कहता है? धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ होगी। भाई खिलाफ क्यों होगी? उदासीन का मतलब क्या होगा? ना खिलाफ होगी ना पक्ष में होगी। तो ये बात गलत है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया, स्वीकार क्यों किया जाएगा? उदासीन मतलब कुछ भी नहीं। राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही आपका सही हो जाएगी। ना तो किसी धर्म का स्वीकार करेगी और ना ही क्या करेगी, उसका नुकसान करेगी। सी ऑप्शन आपका सही हो। चलिए देखते हैं, आपसे पूछा जाए कि धर्मनिरपेक्षता शब्द कहाँ उल्लेखित है? तो प्रस्तावना में। हालांकि वर्तमान में क्या हो गया है? पंथ निरपेक्षता शब्द हो गया है। क्या हो गया है? पंथ निरपेक्षता हो गया है। प्रस्तावना में प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? तो आप क्या बताएंगे कि 1976 में किया गया था। और वो कौन संविधान संशोधन था? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। कौन से शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में? दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक तो जोड़ा गया था समाजवादी, एक शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, एक जोड़ा गया था, फिर से धर्मनिरपेक्षता ही लिख रहा हूँ भाई, पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता पहले से था, वहां पर क्या जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया था। और एक जोड़ा गया था, ये हो गया पहला शब्द, ये हो गया दूसरा शब्द, और एक शब्द था भाई, तीसरा शब्द मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एकता अखंडता शब्द जोड़ा गया था। एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। याद रखिएगा। जो है ये धर्मनिरपेक्षता दोस्तों याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है। जो ये आपकी धर्मनिरपेक्षता है, ये धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये मामला है आपका एस.आर. बोम्मई केस। एस.आर. बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि धर्मनिरपेक्षता जो है, पंथ निरपेक्षता मूल ढांचा है। 1980 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, संविधान का भाग नहीं है। क्या दोस्तों? जो प्रस्तावना है, क्या जो प्रस्तावना है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान का भाग नहीं है। किस मामले में कहा था? किस मामले में कहा था कि भाग है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो संविधान का भाग नहीं है दोस्तों, यह बेरुवारी केस में कहा था। बेरुवारी वाद जो कि 1960 का था, इसमें कहा था कि भाग नहीं है। और जो केशवानंद वाद था, केशवानंद वाद जो कि 1973 का हुआ था, इसमें कहा कि ये संविधान का भाग है। इसी कारण तो जो संविधान का भाग है 42 में 76 में संशोधन कर दिया गया। चलिए अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है, लाइकेन जो कि एक नग्न चट्टानों पर भी पारिस्थितिक अनुक्रमण को प्रारंभ करने में मतलब सक्षम है, वास्तव में किसका सहजीवन संबंध है? दोस्तों लाइकेन किसका संबंध है? ऐसा समझिएगा कि जब दो जीवन मतलब साथ साथ बिताते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सहजीवन कहा जाता है। और लाइकेन इसी का उदाहरण है। जैसे हम बात करें, ये क्या है आपका? लाइकेन है। लाइकेन में दोस्तों 2 चीजें होती हैं, एक होता है आपका कवक और एक क्या होता है? शैवाल। इन दोनों का मिला जुला रूप क्या है आपका? जो है लाइकेन है। कवक की बात करें दोस्तों तो ये जमीन में जाता है और जो है जड़ के रूप में रहता है, और ये जल खनिज लवणों का अवशोषण करता है। शैवाल दोस्तों एक प्रकार की पादप है, तो ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, यानी कि खाना बनाने का कार्य करता है। तो ये जल खनिज लवण लाएगा, ये क्या करेगा? खाना बनाएगा। दोनों क्या करते हैं? सहजीवन संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो ये इसी को क्या कहा जाता है? सहजीवन कहा जाता है। किसका? जीवाणु का नहीं भाई, शैवाल और कवक। चलिए बात करते हैं इसमें और कुछ फैक्ट। आपसे पूछे अनुक्रमण क्या है? तो दोस्तों अनुक्रमण का मतलब होता है, मैं कैसे समझाऊं, बड़ी परिभाषा है लेकिन आपको पता होना चाहिए। अनुक्रमण का मतलब होता है, जैसे कोई भाई क्या है, ऊसर जमीन मान लेते हैं। क्या है? ऊसर जमीन है और यहाँ पर क्या होना? मतलब हरियाली आ जाना, यही क्या है? अनुक्रमण है। मैं ऐसे शब्दों में समझाया हूँ, ये मतलब समझाने का तरीका है। अनुक्रमण ये होता है कि जैसा ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पर कोई भी जीव वनस्पति नहीं है, यानी कि वहाँ पर पर्यावरण नहीं है, और उस क्षेत्र में जब पर्यावरण का विकास हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण दोस्तों कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। प्राथमिक अनुक्रमण कैसे कहते हैं? ऐसा अनुक्रमण जहाँ कभी वनस्पति नहीं रही, वनस्पति नहीं थी,
और वहां पर जब क्या होता है, ये होता है मतलब वनस्पति उगती है तो उसे क्या कहते हैं, वो प्राथमिक अनुक्रमण हो गया, इंग्लिश में सक्सेसर बोलते हैं शायद पर, हाँ सक्सेशन बोलते हैं। और द्वितीयक अनुक्रमण क्या है, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र है, मान लो वहां पर कोई जंगल है और वहां पर क्या लग जाती है, आग लग जाती है, वहां की पूरी पूरी वनस्पति समाप्त हो जाती है। तो वनस्पति समाप्त होने के बाद जो है दोबारा से जब वहां वनस्पति उग जाती है तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण मतलब जहां पहले से वनस्पति थी परंतु किसी कारणवश नष्ट हो गई, वो क्या द्वितीयक हो जाएगा, जहां कभी नहीं थी पहली बार हो रही वो प्राथमिक हो जाएगा। अनुक्रमण हेतु प्रथम जीव कौन है, दोस्तों जहां पर ऊसर जमीन है तो वहां पर सबसे पहले अगर कोई जीव मतलब अपनी गतिविधियां शुरुआत करता होता है तो वो कौन सा होता है, लाइकेन होता है। तो ऐसी जमीन में सबसे पहले लाइकेन उगते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अन्य जीव आते हैं वहां पर। वायु प्रदूषण का संकेतक किसे कहा जाता है, दोस्तों लाइकेन। जिस स्थान पर वायु प्रदूषण ज्यादा होता है वहां पर लाइकेन नहीं उगता है। लाइकेन का उपयोग दोस्तों बहुत से उपयोग हैं, बात करूं तो इसका एक रंग बनाने में उपयोग किया जाता है, औषधि के रूप में भी उपयोग करते हैं, सब्जी में भी खाते हैं कई लोग जो है लाइकेन। तो ये जो है लाइकेन के बारे में संक्षेप में जानकारी। चलिए आगे बात करते हैं, विषाणु क्या है, एक कोशी, कोशीय है, अकोशीय। अकोशीय मतलब दोस्तों मतलब कोशिका नहीं है इसके अंदर, कोशीय मतलब कोशिका है, एक कोश की मतलब एक कोशिका है, बहुकोश की मतलब बहुत सी कोशिकाएं हैं। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो विषाणु होता है वो अकोशीय होता है, इसमें कोई भी कोशिका नहीं होती है। तो फिर आप कहेंगे कैसे ये गति करता है, कैसे वृद्धि करता है, तो यहाँ फ्रेंड्स यह जो है जैसे ही जीव के संपर्क में आता है तो कैसा व्यवहार करता है, सजीवों की तरह व्यवहार करता है, जैसे ही इसे जीव के संपर्क से हटा दिया जाता है तो निर्जीवों की तरह व्यवहार करता है। इसलिए क्या है, अकोशीय बिना कोशिका का जीव है। जब ये जीव और निर्जीव दोनों के रूप में कार्य कर लेता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि जीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा कि वायरस को जो है जीव और संयोजी मतलब निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। विषाणु की आपसे पूछे खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे कि इवानोविस्की द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। इवानोविस्की द्वारा जो है विषाणु की खोज की गई थी। तंबाकू में कौन सा वायरस पाया जाता है, दोस्तों टीएमवी वायरस पाया जाता है, जिसके कारण आपको स्वाद आता है खाने में, टोबैको मोजैक वायरस। कोरोना वायरस से दोस्तों कौन सी डिसीज हुई थी, तो आपको पता है कि कोविड 19 डिसीज हुई थी। को का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कोरोना, भी का मतलब क्या हो जाएगा वायरस, कोरोना वी का मतलब क्या हो जाएगा वायरस, डी का मतलब डिसीज, और 19 का मतलब 2019 में, तो कोरोना वायरस डिसीज 2019 शॉर्ट में लिखा हुआ है। जीवाणु भोजी दोस्तों क्या होता है, जो गंगा नदी में पाया जाता है वो एक प्रकार क्या होता है, वायरस होता है। सीधा सा प्रश्न आ जाता है, जीवाणु लोग आगे देखते हैं एक प्रकार का बैक्टीरिया, जी नहीं, ये वायरस एक प्रकार। HIV दोस्तों क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यून वायरस जो होता है, और इससे कौन सा रोग हो जाता है फ्रेंड्स, एड्स रोग होता है HIV वायरस। चलिए अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल जो है आप जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक पदार्थ के लिए गुरुत्वाकर्षण का मान जो है बराबर होता है, चाहे वो कितना भी वो हो, चाहे वो कितना भी मतलब वो नीचे की ओर आएगा, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के समान रूप से लगता है। तो छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचे, पहले क्यों पहुंचेगा जब समान लगता है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, भाई कोई नहीं पहले पहुंचेगा, बराबर ही पहुंचेंगे, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। सी ऑप्शन आपका सही होगा, क्यों, क्योंकि प्रत्येक प्रकृति के पदार्थ के लिए जो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है वो समान होता है। चलिए बात करते हैं कुछ गुरुत्वाकर्षण संबंधित बातों की। गुरुत्वाकर्षण क्या है दोस्तों, तो मैं सिंपल सी बात करूं, मैं बहुत कम शब्दों में, एक प्रकार का आकर्षण बल है। क्या है, आकर्षण बल है जो दुनिया के प्रत्येक पदार्थ में लगता है। जी हाँ, प्रत्येक पदार्थ में, चाहे वो 50 ग्राम का हो, चाहे वो 50 क्विंटल हो, चाहे अरबों टन का हो। हालांकि जो है हम एहसास उसे कर पाते हैं जिसका मतलब बहुत ज्यादा द्रव्यमान होता है। जैसे पृथ्वी बहुत बड़ी है, उससे द्रव्यमान तो कोई बड़ा ही नहीं, कुछ धरती पर बात कर रहा हूँ, तो धरती का जो है गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। वही कारण है कि जो है हम धरती पर खड़े हुए नहीं, पता चलता कि बैठे हैं उड़ जाते ऊपर। तो जैसे अंतरिक्ष में आप देखो कभी वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो देखा होगा कभी फिल्मों में, तो वहां पर आपको एहसास हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, एक प्रकार का आकर्षण बल है जो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण का दोस्तों मान को लेकर के प्रश्न पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, मैं सिंपल सा बता देता हूं, त्रिज्या और एक बटा ग्रेविटेशनल फोर्स, GF ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण, मतलब त्रिज्या का क्या होता है, विपरीत होता है क्या, गुरुत्वाकर्षण का। और पृथ्वी आप देखेंगे इस प्रकार से बनाएंगे तो इसकी जो परिधि की ये जो त्रिज्या है, ऊपर की ओर त्रिज्या क्या हो रही है, घट रही है, और सबसे ज्यादा त्रिज्या कहां पर होगी, यहाँ पर होगी। तो याद रखिएगा, जहां पर त्रिज्या क्या होगी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मुझे समझ में कम आया है,
सूत्र याद नहीं आ रहा भाई, गलती मत कर देना, मैं बता देता हूँ फैक्ट सीधा। कि आपसे पूछे कि सर्वाधिक मान कहाँ पर होता है, तो आप याद रखिएगा कि जो भूमध्य रेखा होती है, क्या होती है, भूमध्य रेखा होती है, वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। न्यूनतम कहाँ पर होता है दोस्तों, ध्रुवों पर जो है क्या होता है, इसका मान जो है न्यूनतम होता है। और जो इसकी खोज की बात करें तो खोज किसने की थी, न्यूटन द्वारा जिसकी खोज की गई थी। भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है, ब्रह्मगुप्त साहब को जो भारत का न्यूटन कहते हैं। न्यूटन की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, तो जो प्रिंसिपिया हुआ करती थी, प्रिंसिपिया जो हुआ करती थी, ये 1687 में लिखी गई पुस्तक है। उनके द्वारा क्या किया गया था, ये न्यूटन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की खोज तो की थी सर जे थॉमसन ने, परंतु उन्होंने आवेश का निर्धारण नहीं किया था, बाद में आवेश का निर्धारण किया गया था। तो इसका जो है क्या सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। तो चार्ल्स जो मिल्टन हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था, इसमें न्यूटन आवेश की खोज की थी। बात करें परमाणु का दोस्तों नाभिक होता है, उसमें कौन कौन तत्व पाए जाते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। परमाणु का नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जो सर जे थॉमसन साहब थे, उनके द्वारा क्या की गई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी और नेगेटिव आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, खोज जो प्रोटॉन की थी वो आपके रदरफोर्ड साहब ने की थी, और हालांकि जो नामकरण किया था गोल्डस्टीन ने किया था। और इसमें कौन सा बेस होता है, इसमें जो है पॉजिटिव बेस होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, और इसमें कोई आवेश नहीं होता है, कैसा होता है, उदासीन होता है। कूलाम किसका मात्रक है, तो फ्रेंड्स कूलाम की बात करें, ये आवेश का मात्रक होता है। क्या होता है, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, तो आप क्या बताएंगे, प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ड्रेन क्या है भाई, ड्रेन का मतलब ही होता है धन निष्कासन हिंदी में। थ्योरी ऑफ ड्रेन मतलब कि ड्रेन वेल थ्योरी कहते हैं इसमें, धन वेल्थ मतलब धन होता है, ड्रेन का अनुवाद जो है हम क्या कर देंगे, निष्कासन कह सकते हैं, निष्कासन हिंदी में कह सकते हैं इसे। निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दोस्तों ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत से धन जो है बाहर की ओर निकलना क्या कहलाता था, धन निष्कासन कहलाता था। दादा भाई नौरोजी संबंधित दोस्तों और महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो आप धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो जो दादा भाई नौरोजी थी उनके द्वारा दिया गया धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। दोस्तों इन्होंने एक लेख लिखा हुआ था जो कि 1868 में लिखा हुआ था, उस लेख का नाम था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। मतलब कि इंडिया से जो है इंग्लैंड की ओर क्या हो रहा है, धन का जो मतलब पुनर्गमन हो रहा है, इसमें चर्चा करते हैं धन निष्कासन की सिद्धांत में जो है इसी में चर्चा की गई है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है दोस्तों, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडियन की पुस्तक है। क्या है, अनब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, की भारत में गरीबी और अंग्रेजों का अवैध शासन के बारे में बताया। इनके समाचार पत्र का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, इनके समाचार का पत्र का नाम है राप्त गुप्तार। क्या नाम है, राप्त गुप्तार। धार्मिक संगठन इन्होंने एक बनाया था जिसका नाम था रहनुमाई ज्यादा जो है संगठन का नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य रहे हैं, जो दोस्तों 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, उसके संस्थापक सदस्य थे। ब्रिटिश संसद के क्या रह चुके हैं, ये सदस्य भी रह चुके हैं। भारत के इन्हें क्या कहा जाता है, ग्लैडस्टोन कहा जाता है। भारत के इन्हें वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने जो है प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, जो कि 20 रुपए निकली थी उस टाइम पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, अभी एक प्रश्न ये भी है कि ये एक अंग्रेज का कथन है, और जितने स्टार लगाना हो उतने ही लगा लो, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है ये, कई बार पूछा गया है। एक अंग्रेज अधिकारी कहता है कि हमारी व्यवस्था जो है स्पंज की तरह कार्य करती है, जो गंगा नदी से क्या करती है, धन को सोखती है, और टेम्स नदी में जाकर क्या कर देती है, निचोड़ देती है। ये कथन किसका है दोस्तों, जॉन सूलीवान का ये कथन है। किसका है, जॉन सूलीवान। सूलीवान अच्छे से नहीं लिखा, इस प्रकार से लिखेंगे, सूलीवान का कथन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। ये जो खो खो है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, मुझे भी भूल रहा है।
चलिए ठीक है, इसमें खो खो में कितने होते हैं भाई? 9 खिलाड़ी होते हैं। 11 तो 17 12 18 9 खिलाड़ी होते हैं इसमें, आप चेक करिएगा थोड़ा सा, आई थिंक 9 ही होते हैं खो खो 9। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो आप क्या बताएंगे? खेल के क्षेत्र में जो वर्तमान में दिया जाने वाला पुरस्कार है सर्वोच्च भारत के अंतर्गत, वो कौन सा है दोस्तों? ध्यानचंद पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरा नाम लिख दूं भाई, आप समझ लीजिएगा, खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खिलाड़ी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो आप क्या बताएंगे? जो खिलाड़ी को दिया जाने वाला भारत सरकार का सबसे पुरस्कार है वो कौन है? अर्जुन पुरस्कार है। और प्रशिक्षक को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? दोस्तों परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया गया था? सीडैक पुणे द्वारा किया गया था। संस्था कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम होता है कंप्यूटिंग डेवलपमेंट, मतलब क्या भाई? डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, अब ये सी का मतलब क्या है? कंप्यूटर डेवलपमेंट, कुछ भी हो जाए, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। सीडैक कहाँ स्थित है? तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? ये पुणे में है, मतलब हाँ पुणे में महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित क्या है? एक संस्था है। सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? जो आपके ये क्या नाम है, सैमुअल क्रे साहब हुए थे, इनके क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और क्रे 410 ऐसा कुछ जो है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो जो शांति स्वरूप भटनागर, एस भटनागर कह देते हैं इनको, एस भटनागर को जो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? तो आप क्या बताएंगे? परम 8000 जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? जो आपका बेंगलोर है, तो इसे क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं। प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है दोस्तों? मामल्लपुरम, मामल्लपुरम जो है ये जिला है, कहाँ पर स्थित है? भारत के केरल राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, वो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कि 5 जून 1972 को क्या हुआ था? दुनिया में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पहली बार जो है एक सम्मेलन हुआ था, जिसे क्या कहते हैं? स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। इसी तारीख को जो है, और ये कहाँ पर हुआ था? स्वीडन देश में हुआ था। इसी को यादगार बनाने के लिए 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात चल रही है, 29 जुलाई को जो मनाया जाता है राष्ट्रीय बाघ दिवस। जैव विविधता दिवस जो है दोस्तों ये 22 मई को मनाया जाता है। जल दिवस जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। हाथी दिवस जो है आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, जल में पारा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? जब जल में दोस्तों पारा की अधिकता हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग हो जाता है। आपसे पूछे जब जल में नाइट्रेट की अधिकता होती है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो फ्रेंड्स नाइट्रेट की अधिकता से जो है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम में एक्चुअली में क्या हो जाता है भाई? नाइट्रेट एक प्रकार का खनिज तत्व है, जब शरीर में ज्यादा हो जाता है तो जो बच्चा होता है, छोटे छोटे बच्चा जो बेबी कैसा हो जाता है? नीले कलर का हो जाता है। नॉकनी सिंड्रोम रोग की बात करें दोस्तों, ये आपका फ्लूराइड नामक तत्व के कारण हो पाता है। और कौन से है भाई? पारा, नाइट्रेट, नॉकनी सिंड्रोम। चलिए अगली बात करें, यहाँ पर कुछ खास है, वो ये है कि जल प्रदूषण का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप क्या बताएंगे कि जल प्रदूषण में दोस्तों बीओडी सिस्टम होता है, जिसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मतलब समझते हैं यहाँ पे कि 1 लीटर शुद्ध जल में, 1 लीटर शुद्ध जल में जो गंदगी फैली हुई है, उस गंदगी को समाप्त करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? हम बीओडी कहा जाता है। डिमांड मतलब क्या होती है? मांग होती है। बायोलॉजिकल मतलब जैविक रूप से, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता। किस लिए? जैविक जो यहाँ पर घोले पदार्थ है नष्ट मतलब खराब करते हैं जो पानी, उनको नष्ट करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? बीओडी कहते हैं। अब बताओ, अगर यहाँ पर गंदगी ज्यादा हो जाएगी तो बीओडी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अगर गंदगी कम होगी तो फिर कम ऑक्सीजन की जरूरत होगी।
ऐसा प्रश्न आता है लॉजिक में कि किसी तालाब के जल में क्या है, वहां का बीओडी लगातार बढ़ रहा है, इसका आशय क्या है? मतलब इसका आशय है कि वहां का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। इकोलाई बैक्टीरिया दोस्तों ये भी आपका जल प्रदूषण का संकेतक है। जिस स्थान पर इस बैक्टीरिया की अधिकता होती है उस स्थान में जल प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपकी आंत में भी कौन सा बैक्टीरिया होता है? यही होता है। तो वहाँ पर जल प्रदूषण होगा क्या? हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, एमपीपीएससी, अभी मैंने पेपर दिया था ये, एमपीपीएससी 2024 का क्वेश्चन है, पूछा गया कि जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम कब आया था? ये आपका आया हुआ था 1974 में जो है ये आया था। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। स्थानीय स्तर की जैव विविधता का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? दोस्तों जब जैव विविधता के मापन की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जैव विविधता के मापन की बात करते हैं, इसकी 3 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां होती हैं। एक होती है अल्फा विधि, एक होती है गामा विधि, बीटा विधि, और एक होती है आपकी गामा विधि। अगर किसी जैव विविधता का आप छोटे से क्षेत्र में मतलब स्थानीय स्तर पर क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, तो कौन सी विधि होगी? स्थानीय विविधता के लिए अल्फा विधि होगी। अगर आप जैव विविधता का मापन एक राज्य स्तर पर कर रहे हैं, एक राज्य स्तर पर कर रहे हैं, तो कौन सी विधि होगी? आपकी बीटा विधि होगी। अगर आप महाद्वीपीय या पूरी दुनिया भर की जैव विविधता का अध्ययन कर रहे हैं तो आपका कौन सा जैव विविधता होगा? गामा जैव विविधता विधि हो जाएगी। तो आप यहाँ पर पूछ रहा है स्थानीय स्तर की जैव विविधता मापन का संबंध किस विधि से है, तो आप क्या करेंगे? अल्फा विधि से इसका मापन कर लेंगे। आपसे अभी पूछा जाए कुछ और, इसमें याद कर लीजिएगा। 22 मई जो है आपका क्या है? बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। बायो मतलब जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछे दोस्तों हॉट स्पॉट के बारे में, पूछे किनके बारे में? हॉट स्पॉट, जैव विविधता के जो हॉट स्पॉट होते हैं मतलब जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र होते हैं और उनके नुकसान होने की संभावना होती है, तो उन क्षेत्रों को क्या किया जाता है? हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है। दुनिया भर में कितने हॉट स्पॉट हैं? 36 हॉट स्पॉट है। वर्तमान भारत में कितने हैं? 4 हॉट स्पॉट हैं। इस शब्द को सबसे पहली बार किसने दिया था? तो आप क्या बताएंगे? नॉर्मन मायर्स द्वारा जो है हॉट स्पॉट शब्द दिया गया था। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये क्या हुए, हमने 25 क्वेश्चन देखे। 25 क्वेश्चन में जितने भी मतलब अपनी क्षमता के अनुसार, एक समय के अनुसार, समय की सीमा को करते हुए मैं तो भाई जीके तो क्या है पूरा जीके करवा सकता हूँ एक क्लास में। मैं 5 बार जो है मेंस लिख चुका हूँ, 5-6 बार प्री दे चुका हूँ। बहुत सारा जो है जीके मुझे पता चल रहता है, तो सब ये याद हो तब भी और फास्ट हो जाता है। तो अगर आपको इसी प्रकार का चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भाई सब कुछ पता नहीं चलता कि कैसा क्या हो रहा है। और पिछली क्लास बनाई थी यार, काफ़ी कम जो है अपेक्षा से कम आपका जो सपोर्ट मिल रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि जीके जीएस जो है इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर हो और बहुत फास्ट करवाया जाए तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और दोस्तों चलिए खैर समझिएगा, आज भी मुझे लगता है ऐसा कि सच को जो देखने वाले, सच को समझने वाले लोग हैं, सब कोई दिखावा के पीछे नहीं भागता। हालांकि अब देखो वर्तमान में भाई जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं, बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं, वो क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, लेकिन जो है छोटे चैनल वाले तो बहुत मेहनत करते हैं। यकीन मानिए, कभी ऐसे लोगों पर भी ध्यान दीजिएगा, उनसे पढ़िएगा, बहुत अच्छा बताते हैं। चलिए खैर समझिएगा आप। चलिए धन्यवाद।